सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू। सो आज के द हिंदू में आपके लिए बहुत कुछ है, राइट? अब लग रहा होगा डेली बोलते हो बहुत कुछ है। हाँ, डेली है तो है, दैट इट इज व्हाट इट इज। ठीक है, उसका कुछ नहीं उपाय है। और आज तो जापान के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे कल, राइट? कल परसों आए थे वो भी, तो थोड़ा सा पढ़ना जापान के बारे में। बहरहाल जापान के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, क्या इंपॉर्टेंट है इन बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल टेल यू। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के द हिंदू में एक डिमांडेड टॉपिक था ग्रीन बॉन्ड वर्सेस मसाला बॉन्ड। इसको मैंने इंक्लूड कर दिया है इसी टॉपिक में, तो टेंशन मत लेना, ये वाइंड अप हो ही गया। ठीक है, ये मेरे लिए भी एक टेंशन ही था ये। चलो, अब एक चीज और कि आप लोगों ने G20 की वीडियो आई होप कि देख लिया हो। काफी टाइम हो गया, एक हफ्ता बीत गया G20 देखे हुए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जो हम कल कवर करेंगे, दैट इज द G7 और G8। ये एक साथ ही खत्म करेंगे दोनों को, और ट्राई करेंगे कि यूरोपियन यूनियन भी उसमें कवर कर लें। तो ये अगला टारगेट है हमारा, प्लीज बी रेडी। जिन लोगों ने अभी तक G20 नहीं देखा है, देख लो भाई साहब, अभी भी टाइम है। ठीक है, चलो। कंक्लूडिंग ऑन अ हाई नोट इन मैनहट्टन, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे चेयर्स हैं इस साल। यूएनएससी का चेयर भी है, तो इसको देखना जरूरी है। यूएनएससी के रिगार्डिंग है, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा गया, तो प्लीज बी ऑन इट। द वाइड डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो आर्टिकल आया है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है कि इंडिया की रैंक इतनी कम क्यों है। अदर कंट्रीज, सिटीज का कंपैरिजन है, कंट्रीज का कंपैरिजन है, तो उसको देखने की कोशिश करेंगे। अब बूस्ट टू द जूनोसिस थ्योरी, ये जूनोटिक डिजीज का है बेसिकली, जो आपको कोविड आया था उससे रिलेटेड है। उसके लिए दो थ्योरीज बहुत पॉपुलर है, एक लैब थ्योरी और एक जूनोसिस थ्योरी। तो इसमें बस आपको जूनोसिस और लैब थ्योरी क्या है, किस कंट्री का कौन सा थ्योरी है, ये याद रखो बस। और कि कुछ नीड इसमें एज सच नहीं है। फॉरेन लॉ फॉर्म्स नाउ अलाउड इन इंडिया, इसका केस लॉ आप मुझे तब तक बताओ क्योंकि इसको हम लोगों ने कवर किया था। आज बस वाइंड अप करेंगे क्योंकि द हिंदू में आर्टिकल है, दैट्स व्हाई आई थॉट कि चलो 2 दिन हो जाएगा तो आप लोग भी इसको पढ़ ही लोगे। अभी अब तो पढ़ लोगे। नाउ मेहुल चौकसी से रिलेटेड न्यूज है, इंटरपोल ने रेड नोटिस नीचे कर लिया है मेहुल चौकसी का। मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड स्कैम है, ठीक है। और इस पे क्लैट ने लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा था सत्यम कंप्यूटर्स पे, तो मे बी इस साल किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपको आ जाए, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस। ठीक है, ये है यूएनएससी कंक्लूडिंग ऑन अ हाई नोट इन मैनहट्टन। एग्जैक्टली इंडिया का 8th स्टिंट था, मतलब 8 तो उसमें फिक्स टर्म था यूएनएससी में, हैज रेज्ड अ हाई बार। कैसे हाई बार रेज्ड किया ये देख लो। क्योंकि जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आई, किसकी? यूएनएससी की। अच्छा, यूएनएससी में इंडिया इज अ नॉन परमानेंट, परमानेंट कौन है? P5, ठीक है। और उसके बाद अदर मेंबर्स है जो नॉन परमानेंट है, वो टोटल 10 है। तो टोटल कितने हो गए? 10 + 5 = 15। और किसी भी डिसीजन के लिए 9 सफिशिएंट है। और इनके पास सी केवल है वीटो पावर, विच इज अ निगेटिव वोट जिसे हम बोलते हैं, राइट? अब यूएनएससी की जो बात हो रही है, तो इंडिया ने इस पर बहुत बार रेस किया क्योंकि इंडिया ने जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, उससे रिलेटेड काम किया है इसमें। उस पे भी बहुत कुछ, एक ऐप वैप लॉन्च किया है, तो वो देखेंगे कि क्या है। अच्छा, पीस कीपिंग फोर्स है सर, और क्या क्या बार रेस किए इंडिया ने? इंडिया ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है, दैट इज इन द यूएनएससी, वो भी है टेररिज्म से रिलेटेड। टेररिज्म से रिलेटेड है और वर्ल्ड स्टेबिलिटी की बात करता है इंडिया इसमें। प्लस इसमें इंडिया क्लाइमेट चेंज की भी बात की है इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ने कहा कि यूएनएफसी को दे दो, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, ठीक है, या फिर आईपीसीसी को इसमें इन्वॉल्व करो, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज वाला का। और पीस कीपिंग में इंडिया का जितना रोल है उतना मेजरली किसी कंट्री का उतना रोल रहा नहीं है। मोर ओवर इंडिया ने म्यांमार में जो इम्बैलेंस है, पॉलिटिकल इम्बैलेंस, उसके बारे में भी बात की, प्लस अफगानिस्तान के बारे में भी बात की। और इंडिया इन दोनों से बॉर्डर शेयर करता है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अफगानिस्तान से इंडिया शॉर्टेस्ट लेंथ में बॉर्डर शेयर करता है, और म्यांमार से भी काफी बड़ा बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के साथ। और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया शेयर करता है। बहुत ऊपर में जाओगे तो लद्दाख के पास थोड़ा सा एक पोर्शन मिल जाता है। तो ये मेजर मेजर एस्पेक्ट्स रहे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिया प्रेसिडेंसी। अब इंडिया ने जब प्रेसिडेंसी लिया था तो उस पर बहुत सारे काम भी हुए थे। 1 जनवरी 2021 को हम एंटर किए थे सिक्योरिटी काउंसिल में। जो भी नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनके 2 साल का टेन्योर मिलता है, इंडिया का भी वैसे ही था। वी हैड क्लियर प्रायोरिटीज, वी फोकस ऑन द मरीन टाइम सिक्योरिटी। अच्छा, मरीन टाइम सिक्योरिटी बहुत न्यूज में है।
मरीन टाइम सिक्योरिटी जो है वो आपका भी रिसेंटली फिलीपाइंस के साथ भी जो इशू हुआ था उस पर चाइना ने करने से मना कर दिया था कि नहीं हम नहीं मानेंगे। तो मरीन टाइम सिक्योरिटी से भी बहुत इश्यूज हैं। अच्छा, मरीन टाइम सिक्योरिटी को जब थोड़ा सा एम्बिट बड़ा करोगे, अगर इसको बोला जाए कि मरीन टाइम सिक्योरिटी का सर एम्बिट बड़ा कर दीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो देखो मरीन टाइम सिक्योरिटी में आपके पढ़ने के लिए है यूएन क्लॉज। अच्छा, जिनको भी लग रहा है कि ये तो लॉ से रिलेटेड न्यूज है, ये नहीं पढ़ना है क्योंकि ड्यू ने कल सिलेबस चेंज किया, तो अनक्लॉज बेटा जीए के अंदर आएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट है ये, ठीक है, लीगल का पार्ट नहीं बनेगा ये। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे पॉलिटी हो गया, अनक्लॉज वगैरह हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, ये सब जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। अगर वो आपको लॉ उसमें डाल देंगे जनरल, दैट डजंट मेक अ मच डिफरेंस, ठीक है। तो अनक्लॉज 1982 में आया, ठीक है, और 1994 में ये खैर इन्फोर्स हुआ जाकर के। और क्या है इंटरनेशनल, ये हाई सीज ट्रीटी अभी जो रिसेंटली साइन हुआ है, हाई सीज ट्रीटी, एक ये बात हो गई। ये किसके लिए है? बायोडाइवर्सिटी के लिए, मरीन सिक्योरिटी के लिए इंडिया। अच्छा, अभी एक रिसेंटली मत्स्य स्कीम देखा होगा आपने, मत्स्य स्कीम जो मत्स्य है जो 6000 डीप करेगा डाइव, मैरियाना ट्रेंच, कल बहुत लोगों ने आंसर भी किया, दैट वाज नाइस। मरीन सिक्योरिटी से थोड़ा सा और रिलेट करोगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, दैट इज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, कॉन्टिगियस जोन, ठीक है, एक कॉन्टिगियस जोन आ जाता है और एक आता है आपका टेरिटोरियल जोन, ठीक है। ये है 12 नॉटिकल माइल्स, ये भी है 12 नॉटिकल माइल्स, ये है 200 नॉटिकल माइल्स। तो ये 4-5 चीजें इसमें जो है आपको ध्यान में रखनी है मरीन सिक्योरिटी, ठीक है, क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी G20 में, तो मरीन सिक्योरिटी में भी इंडिया अपना हाथ डालेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें इंटर रिलेट करती है, एग्जाम आपसे यही कहीं पे क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा। और चाइना जितना वो अवॉइड करता है मरीन सिक्योरिटी की चीजों को, उतना ही यहाँ पे इंडिया उसको पंप कर रहा है कि भाई मरीन सिक्योरिटी से भी रिलेटेड आप कुछ कन्वेंशन या फिर करो। टेररिज्म की बात हम लोगों ने कर ली, अफगानिस्तान और म्यांमार, यूएन पीस कीपिंग फोर्स। देखो इंडिया ने सूडान में इस या फिर अदर कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजे हैं। अब यूएन पीस कीपिंग फोर्स होता क्या है ये देख लो। अगर यूएन पीस कीपिंग फोर्स की बात करोगे तो उसका हम शॉर्ट फॉर्म होता है UNPKF, ठीक है। इस पे इंडिया ऑल वुमेन फोर्सेस रखता है भाई 2007 से। इन्हें हम प्यार से ब्लू हैट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब सॉवरेनिटी इंडिया की रहेगी, यूएन की सॉवरेनिटी नहीं रहती, ये यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये चीज है जो आपको इसमें ध्यान रखनी है यूएन पीस कीपिंग से रिलेटेड। अच्छा, इसमें एक ऐप का नाम अभी आगे जुड़ेगा, ग्लोबल साउथ मैंने बात की थी, ये देखो ग्लोबल साउथ के बारे में भी है। इंडिया वाज इलेक्टेड चेयर फॉर द 3 इंपॉर्टेंट यूएनएससी कमिटी। पहला है तालिबान सैंक्शंस कमिटी, दूसरा है लिबियन सैंक्शंस कमिटी एंड काउंटर टेररिज्म कमिटी। तो तालिबान, लिबियन और काउंटर टेररिज्म। इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स। अच्छा, एक इसमें टेक्नोलॉजी है, दैट इज द यूनाइट अवेयरनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। ये इंडिया ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था, इंडिया ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया था इसमें, यूनाइट अवेयरनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी पीस कीपिंग फोर्सेस जाती हैं तो उनको एक्चुअली नेविगेशन में या फिर किसी चीज में मदद मिलता है। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इनको। तो ये 2-3 बातें आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ध्यान रखनी है। यूनाइट अवेयर की बात करें तो ये टेक टू हेल्प प्रोटेक्ट द यूएन पीस कीपर्स। प्लेटफॉर्म डिप्लॉय किया गया इनिशियली 4 पीस कीपिंग मिशन में, कौन कौन सा है? मिनीसुमा माली में, यूनमिस साउथ सुडान में, और यूएनएफआई CYP साइप्रस में, और एमिसन सोमालिया में। मेजर कंट्री साउथ ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं साइप्रस को छोड़ के, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो तो अगर थोड़ा सा मन हो तो बताना मुझे एक बात, कि जब अफ्रीका का मैप तो देखा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देखो, उस दिन पहले दिखाया था। अफ्रीका में ऐसे आपको ना ये बनता है, यहाँ पर 3-4 कंट्रीज आती है, 4 कंट्रीज आती हैं बेसिकली, जिसे हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, नहीं पे केप ऑफ गुड होप की बात नहीं कर रहे हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं। यहाँ पे कौन सी 4 कंट्रीज होती हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि व्हेन आई वाज डीलिंग विद अफ्रीका आई टोल्ड यू ये वो कंट्रीज हैं, ठीक है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन देख लो, $1.64 मिलियन इंडिया ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में दिया है। यूएनएससी की बात करें, क्योंकि यूएनएससी की बात हो रही है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ये एक इकलौता काउंसिल है जिसके डिसीजन सब पे बाइंडिंग है, ठीक है। और द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज कंपोज्ड ऑफ 15 मेंबर्स, स्टार्टिंग बताया था 10+5 होता है। P5 कंट्रीज हैं आपके, ये चाइना, फ्रांस, रशिया,
यूएस एंड यूके। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उंगा के थ्रू, जनरल असेंबली के थ्रू आते हैं। ईच नॉन परमानेंट मेंबर्स है अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज द यूएनएससी प्रेसिडेंट, इंडिया को भी मिल चुका है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर एवरी 2 year टर्म, इंडिया इज करंट टर्म बिंग January 1 ऑफ दिस ईयर एंड विल लास्ट, इस साल लास्ट हो जाएगा। तो देखा जाए कि मोटा मोटा इंडिया के पास बहुत सारी चीजों की प्रेसिडेंसी है अभी के टाइम पे, कि साहब इसको अच्छे से संभाल लो तो बहुत अच्छी बात है। देखो G20 की प्रेसिडेंसी है, यूएनएससी का सीट है इंडिया के पास अभी, तो ये दोनों है बहुत बड़ी चीज है। G20 में अकेले देख लो ना 46 कंट्रीज हैं और यूएनएससी में 15 कंट्रीज हैं, तो अगर जोड़ लो दोनों को, इसमें वैसे बहुत सारे कॉमन कंट्रीज भी है, बट एक मेजर डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है। इवन अगर आप कल की न्यूज को फॉलो कर रहे होगे, मैंने आज मेंशन नहीं किया, कल हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड आई वांट यू टू रीड फर्स्ट। जापान के बारे में आपने पढ़ा होगा, जापान के पीएम इंडिया है ना, पीएम इंडिया है। जापान में 4 बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, मैंने आपको नाम भी बताया था, हकीदो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, होंशु इज द लार्जेस्ट आइलैंड। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो अब जापान जो है वो G7 का पार्ट है। जापान ने इनवाइट किया है किसको, मोदी जी को, यानी इंडिया को इनवाइट किया है जापान ने कि आप G7 की मीटिंग में आओ। ठीक है, तो G7 भी इंपॉर्टेंट है और G7 की मीटिंग अभी मई में होनी है, मतलब मई में, अप्रैल अगले महीने से ही थोड़ा बहुत कुछ सुनने के लिए मिल जाएगा G7 के बारे में भी। तो बहुत सारी कंट्रीज का इंडिया रिप्रेजेंटेशन दे रहा है अभी, ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो ग्रुपिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मेरा इंटेंशन ये भी था कि बताया जाए कि ग्रुप्स देख लो। ठीक है, कल हम लोगों ने वो G20 अभी तक कवर कर लिया है, कल अपन G7 और G8 के बारे में पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे यूरोपियन यूनियन को वाइंड अप करके OIC, ओपेक वगैरह पे हम जंप कर जाएं जल्दी से, और मार्च के एंड तक हम एक मेजर ग्रुपिंग्स का पार्ट वाइंड अप कर ले। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अगर इसमें तो आर्टिकल 27 ऑफ यूएन चार्टर याद करने वाली चीजें कभी कभार पूछ दी जाता है, और एक बार एमएच सेट ने पूछा भी था कि इसमें एक्चुअली जो वोट होता है वो 15 मेंबर्स का, मोर देन एफर्मेटिव वोट 9 चाहिए होता है, बाकी चीजें खत्म। 5 तो वीटो ही है, बाकी में से 10 में से 4 चाहिए बस। ठीक है, चलो द वाइड डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको देख के ना कहीं मुझे वो वाला सीन याद आता है। आप लोगों ने अगर KGF देखी होगी तो उसमें बोलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है ना, बात सही भी है, इसमें देखने से भी समझ में आ रहा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपको लग रहा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में क्यों बात करो, कल तो हैप्पीनेस इंडेक्स आई है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है। हैप्पीनेस इंडेक्स में आप मुझे बताओगे कि व्हाट इज इंडिया रैंक, ये आप मुझे बताओगे। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, कल ही रैंक आई है, फिर भी बता दिया है, बता देना। ठीक है, और अभी बात करेंगे हम HDI के बारे में, क्योंकि HDI कहीं ना कहीं सितंबर में निकालता है अपना, तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही बॉस, ऐसा नहीं कि नहीं है। जिनका भी एग्जाम ये आपको अप्रैल वाले महीने से स्टार्ट हो रहा है और जुलाई तक जाएगा, तो लास्ट ईयर के इंडेक्सेस आपको याद होने चाहिए, और ये तो सितंबर अक्टूबर में आता है, ये तो पूछा जाता है, और इवन आईलेट ने पूछा भी था ये चीज। ठीक है, टू बी क्लैरिफाई, तो ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, बहुत छोटी छोटी चीज होती है क्योंकि मिस कर जाते हो, है ना। UNDP रिलीज करता है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, एंटायरली फंडेड बाय द कंट्रीज, 193 कंट्रीज के मेंबर है, स्टार्टिंग 1990 में हुआ था। ठीक है, और इसमें बेसिकली 132 रैंक थी इंडिया की, 191 कंट्रीज तो बहुत पीछे है। इस आर्टिकल को आप जब पढ़ोगे तो इसमें यही चीज है कि इंडिया की रैंक इतनी पीछे क्यों है, तो बहुत सबसे बड़ा रीजन है इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, हर स्टेट का अपना एक अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, और हर स्टेट का अलग अलग, जैसे बिहार नीचे है, ऊपर में यूपी वगैरह, ऊपर में आपको मुंबई मिल जाएगा, दिल्ली मिल जाएगा, लिटरेसी इंडेक्स दिख जाओगे, फूड इंडेक्स देख लेना, उसमें सब में बहुत कंट्रीज अच्छे अच्छे जो सिटीज हैं वो नीचे है, तो वो एक सबसे बड़ा रीजन बनता है। तो इंडिया का टोटल ओवरऑल कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। अच्छा, UNDP में एक चीज पूछी जाती है कि ये फॉर्मूला किसने डिराइव किया था, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक, उन्होंने ही इस चीज को डिराइव किया था। HDI ये फॉर्मूला है उनका, तो ये फॉर्मूला ध्यान से देखो कि कौन से 3 बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइड होता है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस पे आता है GNI, ग्रॉस नेशनल इंडेक्स पर कैपिटा, GNI इंडेक्स। फिर उसके बाद नॉलेज के बेसिस पे आप एजुकेशन इंडेक्स निकालते हो, फिर उसको लेके नीचे आते हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स आती है, तो मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। LEL अगर आपका ठीक है तो आपका HDI भी ठीक है।
लाइफ एजुकेशन और लाइफ एजुकेशन एंड लिविंग, लाइफ एजुकेशन एंड लिविंग इज इक्वल्स टू HDI। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, महबूबुल हक का 1990 में ये फॉर्मूला आया था, LEL, लाइफ एजुकेशन एंड लिविंग। ठीक है, ये तीनों अच्छा है तो HDI भी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब बूस्ट टू द ज़ूनोस थ्योरी, देखो ये दोनों लटक रहे हैं ऊपर, ज़ूनोस थ्योरी। देखो ज़ूनोस थ्योरी एग्जैक्टली ये जो टर्म की अगर बात करो तो ये आता है आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म से जो लास्ट ईयर बहुत चला था, दैट इज द जूनोटिक। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा, ये चीज अभी ये आर्टिकल पढ़ोगे तो बड़ा बोरिंग सा लगेगा, बट इसमें क्या पढ़ना आपको वो देख लो। दो मेजर पावर्स है, एक है चाइना और एक है यूएस। ठीक है, चाइना एक डिजीज थी लास्ट ईयर, सारस कोविड, है ना, कोविड वैक्सीन फैला था ना, कोविड फैला था लास्ट ईयर। तो चाइना ने क्या किया, चाइना का कहना है कि सर इट इज द जूनोटिक और यूएस का कहना है इट इज लैब। मतलब क्या है डिफरेंस, चाइना का ये कहना है कि ये जो जूनोटिक डिजीज थी सब, ये तो एनिमल से ह्यूमन में चलती है, हम लोग फिश मार्केट वगैरह कहीं से ये डिजीज आई थी जो ह्यूमन में आ गई, फिर उसके बाद वो फैल गया। यूएस का कहना नहीं, आप लैब में कुछ रिसर्च कर रहे थे जिससे ये निकला। अगर यूएस की बात सही हो जाती है तो चाइना की लायबिलिटी आ जाएगी। लायबिलिटी क्यों आएगी, क्योंकि आपके लैब में कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे पूरे वर्ल्ड में ये नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो चाइना की इमेज डाउन होगी कहीं ना कहीं। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये लैब वाली रिपोर्ट सही हो, तो ये अपना जूनोटिक इशू देते हैं, ये अपना लैब वाला देते हैं, ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए इस पे मत्था मत फोड़ना, सिंपल है, पढ़ के रखना ये क्या क्या होता है डिफरेंस, दैट इज एनफ। वही चीज इसमें भी लिखा हुआ है। नाउ फॉरेन लॉ फर्म्स नाउ अलाउड इन इंडिया। देखो इसमें एक केस याद रखना, चाहे कुछ याद रखो या ना रखो, 2018 का केस है, AK बालाजी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट की परमिशन दी थी। ठीक है, फ्लाई इन फ्लाई आउट का मतलब आओ और निकलो। बहरहाल इसमें अभी जो नोटिफिकेशन आया है बार काउंसिल का, जिसमें ये कह रहे हैं कि फॉरेन लॉयर्स इंडिया में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं जी, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कोई भी सिविल डिस्प्यूट नहीं देख सकते, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, इनका कुछ और ही मैटर है कि आप आर्बिट्रल मैटर्स या फिर इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो देख सकते हो, लेकिन जो सिविल मैटर्स में आप इंटरफेयर नहीं करोगे। Foreign lawfulls have to submit and that they shall not practice in Indian law in any form before any court of law। आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस होल एस्पेक्ट। और अंडर एडवोकेट्स एक्ट लास्ट ईयर ये चीज हो चुका है कि AK बालाजी का केस था जिसमें एडवोकेट्स एक्ट 1961 की बात हुई थी कि आप फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये केस का भी नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस AK बालाजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हंसते हुए आदमी है मेहुल चौकसी जी। ठीक है, लास्ट ईयर क्लैट ने पूछा था सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में, इस बार में भी मेहुल चौकसी आ जाए किसी एग्जाम में। मेहुल चौकसी आपका इंटरपोल से रिलेटेड है क्योंकि इंटरपोल ने अपना रेड फ्लैग सिम को हटा दिया गया है। स्कैम देख रहे हो 13,578 करोड़ का। ठीक है, और इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस के नाम से फाउंड हुआ था 1923 में। फर्स्ट इंटरनेशनल पुलिस कांग्रेस 1914 में बनी थी और 24 कंट्रीज का कॉपरेशन है ये। उसके 1923 में फिर नाम चेंज हुआ ICPC। 1946 में वर्ल्ड वॉर के बाद ICPO बना, बेल्जियम फ्रॉम स्कैंडिनेवियन एंड UK। 1956 में ICPC अडॉप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द नेम ऑफ इंटरपोल। फाइनली इंटरपोल कब बना, 1956, 14, 23, 56, ये 3 डेट याद रखना बस। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इसका, यानी 1956 से इसका मेंबर है। अब इसमें मेहुल चौकसी को फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स के एक्ट में हटाया गया है। फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स 2018 के अंदर आता है, इसके अंदर जो भी कोर्ट्स होते हैं स्पेशल कोर्ट्स वो PMLA के अंडर बनते हैं। ठीक है, अब स्पेशल कोर्ट्स का अपील याद रखना कि एक ही कोर्ट में, इट इज द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप इसको अपील कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को पकड़ना। स्पेशल कोर्ट, एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है PMLA के अंदर, जस्ट बताया, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर स्पेशल कोर्ट विल लाई बिफोर हाई कोर्ट। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, आप हाई कोर्ट में पहले जाओगे, उसके बाद कहीं जाना। नाउ this is the most important aspect that I wanted to discuss from our last 1 week, and now we have this news, that is the green bond, masala bond and blue bond। ये तीन है। green bond as the name suggests climate से related है, masala bond थोड़ा देखेंगे और blue bond ये भी देखेंगे कि क्या। ठीक है, तो डिफरेंस है, ज्यादा आसानी से क्लियर होगा डिफरेंस है। ये क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव है
refers to rupee dominated borrowings by Indian entities in overseas market. ओवरसीज मार्केट में जो आप रुपीज डोमिनेट करता है या वहां से आप इंडियन एंटिटीज डोमिनेट बोरिंग लेके आते हैं, दैट इज द मसाला बॉन्ड्स. ब्लू बॉन्ड टर्म यूज फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड बायो प्रोजेक्ट. ये मे भी इस साल इंपॉर्टेंट हो जाए क्योंकि ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी से ये टॉपिक लिंक हो सकता है आपको. ठीक है, ये ब्लू इकोनॉमी से लिंक हो सकता है. नोन एज द ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया एज पर द सेबी डेफिनेशन. ब्लू बॉन्ड को हम ग्रीन बॉन्ड भी कहते हैं सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से. इंडिया हैज प्लेस टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 30 to 35%. ठीक है, इंडिया टुडे इज वर्ल्ड टॉप 10 ग्रीन बॉन्ड मार्केट है इंडिया. तो ये चीज देख लेना यहाँ पर, बस ब्लू बॉन्ड में इतना ही था. ग्रीन बॉन्ड देखते हैं. अच्छा, ग्रीन बॉन्ड पहली बार कब इशू किया था? 2015 में यस बैंक ने. ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि ग्रीन बॉन्ड किसने इशू किया था पहली बार? यस बैंक. सबसे पहले एसबीआई मार्क किया होगा 100% अगर नहीं पढ़ा हो तो, नहीं तो आरबीआई मार्क करके आओगे. तो यस बैंक ने करा था 2015 में. 2016 आईएफसी इशूड ग्रीन मसाला बॉन्ड्स एंड रेस्ड टू यूएसडी. इतना इसको छोड़ दो. एनपीटीसी ने 2000 करोड़ रेज किया. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन में पहली बार इसको डाला गया 2017 में. लंदन स्टॉक एक्सचेंज. सेबी ग्रीन बॉन्ड के बारे में क्या बोलता है? ग्रीन बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड सो व्हेन फंड्स थ्रू इट आर यूज्ड फॉर रिन्यूएबल एनर्जीज, सोलर विंड, बायोमास एसेट एंड सस्टेनेबल वाटर. जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एनर्जी कंजर्वेशन के लिए बात होती है, जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं इन सब चीजों के लिए, तो उन टाइप्स के बॉन्ड को हम ग्रीन बॉन्ड कहते हैं. 2015 में पहली बार यस बैंक ने इशू करा था. 2017 में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी इशू होने लग गया. ठीक है, अब आते हैं मसाला बॉन्ड्स पे. मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स आर डेजिग्नेटेड इन इंडियन रुपीज, इशूड अवे फ्रॉम डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट, स्टिल दे आर कंसीडर्ड एज फॉरेन बोरोविंग्स. ठीक है, बॉन्ड्स जो कि इंडियन रुपीज में डेजिग्नेटेड है लेकिन वो फॉरेन डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट में इशू होते हैं, तो उसे हम कहते हैं वो उन्हें फॉरेन बॉन्ड बोरोइंग्स हम कंसीडर करते हैं, बट स्टिल दे आर कॉल्ड एज द मसाला बॉन्ड्स. मसाला है दो अलग अलग कंट्रीज का. इट प्रोटेक्ट्स बॉन्ड इशूअर फ्रॉम करेंसी रिस्क बाय ट्रांसफरिंग रिस्क फ्रॉम बोरोवर टू इन्वेस्टर. ठीक है, जैसे मान लो मैंने कुछ पैसा लिया बोरोवर से इन्वेस्टर के तरफ, मैंने किसी से पैसा ले लिया, किसी ने मेरे पे इन्वेस्ट किया. ठीक है, तो रिस्क मेरे पे आना चाहिए करेंसी का, कि भाई मान लो कि डॉलर्स में लिए मैंने या रुपीज में लिए, तो डॉलर्स में जब होगा डॉलर का रेट ऊपर नीचे जा सकता है. मैंने बॉन्ड ले लिया तो वो इन्वेस्टर की प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी ना. तो दैट इज द मसाला बॉन्ड्स. एचडीएफसी रेट द फर्स्ट मसाला बॉन्ड्स टू 3000 करोड़. फॉरेन मार्केट से कितना ले गया? 2016 में एचडीएफसी ने 3000 करोड़ का. 2014 में 1000 करोड़ का बॉन्ड इशू किया गया था वर्ल्ड बैंक से एंड आईएफसी टू फंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. इसमें ये वाला पार्ट याद रखना, एचडीएफसी वाला 2016 में जो हुआ था. तो आई होप कि ये क्लियर है. ब्लू एंड ग्रीन दोनों कहीं ना कहीं सेम है. मसाला बॉन्ड थोड़ा सा डिफरेंट है कि मसाला बॉन्ड्स फॉरेन डिनोमिनेशन से रिलेट करता है और इंडियन बोरोविंग्स एंड इन्वेस्टर से रिलेट करता है. एचडीएफसी इसमें याद हो ही जाएगा 2016 में. अब इसमें कोई डाउट है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और क्लियर हो फिर वो भी मेंशन करना. चलो, बाल बोधि ट्री विच इज बिलीव टू बी द कनेक्टेड महा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के. ठीक है, तो इसका आंसर है श्रीमाव भंडार नाइके. Which Dubai-based company became the first overseas company to invest in the mega mall spread? तो इसका इमार है या जशन माल है, ये आप मुझे बताओगे. Which region did Russia annex? इसका आंसर I am not going to tell. प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ. 50 बार बता चुके हैं सेम टॉपिक पे क्वेश्चन. What is the children's imprint to publishes the Penguin Random House called? इसका आंसर पफिन है, पेंगुइन नहीं है. पेंगुइन बहुत लोगों को लगता है कि पेंगुइन का ही करता है, नहीं पफिन करता है. अगर आप लोगों ने कभी पेंगुइन की बुक पढ़ी होगी तो उसमें मिल जाएगा ये चीज, पीछे लिख के आता है पफिन, राइट. सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेल्फ, एंड इफ यू एनी डाउट जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. मसाला बॉन्ड्स वाला टॉपिक क्लियर हो तो बता देना, राइट. अगर कुछ लग रहा है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं, आप लोगों को लग रहा है कि हमको कवर होना चाहिए, तो प्लीज वो भी मेंशन करो. थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड.